ना स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक पे हम बात कर चुके हैं। अब हमने डिस्कस करना है डाइजेशन इन स्टमक। इसमें हम ये देखेंगे कि स्टमक में कौन से एंजाइम्स, कौन से हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं और वो किस तरह से डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में स्टमक के 4 पार्ट्स पढ़े थे। फर्स्ट पार्ट को हमने कहा था कार्डिया। ठीक है, ये क्या है? ये कार्डिया है। इसके बाद जो अपर पार्ट था इसे हमने कहा था फंडस। मेजर पार्ट इसका था बॉडी, और इसका लास्ट पार्ट जो कि ड्यूडेनम से कनेक्ट होता था इससे हमने कहा पाइलोरस। अब स्टमक में इन पार्ट्स में डिफरेंट तरह के ग्लैंड्स मौजूद हैं। ठीक है, कार्डिया में डिफरेंट ग्लैंड्स होंगे जिनकी सिक्रीशन अलग होगी। फंडस बॉडी में दूसरे ग्लैंड्स होंगे जिनकी डिफरेंट सिक्रीशन होगी। पाइलोरस में हमें डिफरेंट तरह के ग्लैंड्स मिलेंगे जिनकी सिक्रीशन अलग होगी। तो हम पार्ट्स के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं कि इन पार्ट्स में कौन से ग्लैंड्स हैं, कौन से सेल्स हैं और वो क्या सिक्रीशन प्रोड्यूस कर रहे हैं। अभी हम इस पे बात करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हमारा है कार्डिया। यहाँ पर जो ग्लैंड मौजूद है इसे हम कहेंगे कार्डियक ग्लैंड। कार्डियक ग्लैंड, कार्डियक ग्लैंड में कुछ सेल्स हैं जो कि सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं। इन सेल्स को हम कहते हैं म्यूकॉइड सेल्स। देखो, ग्लैंड एक लार्ज स्ट्रक्चर है, ये पूरा ग्लैंड है। इस ग्लैंड में स्मॉल सेल्स होंगे। ये सेल्स सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं और फिर ये सिक्रीशन कलेक्ट होके इस ग्लैंड से रिलीज़ होती है। तो कार्डियक ग्लैंड एक लार्ज स्ट्रक्चर है। इसमें जो सेल्स हैं उसका नाम क्या है? म्यूकॉइड सेल्स। अब नाम से पता चल रहा है म्यूकॉइड सेल्स हैं, तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, क्या सिक्रीट करेंगे? म्यूकस। तो कार्डियक रीजन में स्टमक के म्यूकस सिक्रीट होगा। ठीक है, अच्छा, अब फंडस और बॉडी दोनों को हम साथ पढ़ रहे हैं। फंडस और बॉडी में जो ग्लैंड है इसे हम कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रॉपर। फंडस प्लस बॉडी, इसमें जो ग्लैंड है इसे हम कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रॉपर, या इसे हम फंडिक ग्लैंड भी कहते हैं। दूसरा नाम क्या है? फंडिक ग्लैंड। क्योंकि जो स्टमक की मेजर सिक्रीशन है ना वो यहाँ से प्रोड्यूस हो रही होती है, इसलिए से हमने क्या कहा? गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रॉपर। ठीक है, ये मेजर सिक्रीशन बनाता है स्टमक का। अब इस ग्लैंड में कौन से सेल्स मौजूद है? नंबर 1 यहाँ पर सेल है म्यूकॉइड सेल्स। म्यूकॉइड सेल्स, म्यूकॉइड सेल्स क्या प्रोड्यूस करेंगे? नाम से पता चल रहा है म्यूकस। तो म्यूकस यहाँ से भी सिक्रीट होगा। नंबर 2, इस ग्लैंड में सेल्स हैं पराइटल सेल्स। पराइटल सेल्स का दूसरा नाम भी है, इसे हम ऑक्सेंटिक सेल्स भी कहते हैं। ये सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, 2 चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं। नंबर 1 HCl। हमने पढ़ा है स्टमक में क्या सिक्रीट होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। वो कहाँ से सिक्रीट होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड में मौजूद पराइटल सेल्स या ऑक्सेंटिक सेल्स HCl सिक्रीट करते हैं। ठीक है, HCl इसकी सिक्रीशन है। नंबर 2 इंट्रिंसिक फैक्टर। ठीक है, नंबर 2 इंट्रिंसिक फैक्टर, ये भी यहाँ से सिक्रीट होगा। इसके अलावा एक और तरह के सेल्स यहाँ पर मौजूद हैं, इससे हम कहते हैं ज़ाइमोजन सेल या फिर चीफ सेल्स। चीफ सेल्स या ज़ाइमोजन सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं? ये सिक्रीट करते हैं पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन एक एंजाइम है। अच्छा, पेप्सिनोजन जो एंजाइम है ये इनएक्टिव फॉर्म में है। पेप्सिनोजन किस फॉर्म में है? इनएक्टिव फॉर्म में है, अभी ये फंक्शन नहीं कर सकता। तो पेप्सिनोजन को अपनी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होना होता है। इसकी एक्टिव फॉर्म का नाम है पेप्सिन। पेप्सिन, और ये एक्टिवेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। ठीक है, तो ऑक्सेंटिक सेल से जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होगा ये पेप्सिनोजन को कन्वर्ट करेगा एक्टिव फॉर्म में, दैट इज पेप्सिन। तो हमने नंबर 1 कार्डिया पे बात कर ली और हमने बात कर ली फंडस बॉडी पे। अब इसका लास्ट पार्ट है स्टमक का, पाइलोरस। लास्ट पार्ट को हम कहते हैं पाइलोरस।
यहाँ पर जो ग्लैंड है इससे हम कहते हैं पायलोरिक ग्लैंड, पायलोरिक ग्लैंड। और पायलोरिक ग्लैंड से सिक्रीट क्या होता है, दो चीज़ें सिक्रीट होती हैं। नंबर वन म्यूकस, म्यूकस हर जगह सिक्रीट हो रहा है, ठीक है। म्यूकस के बाद नंबर टू गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिन एक हार्मोन है, गैस्ट्रिन एक हार्मोन है, एंजाइम नहीं है, तो इस बात को याद रखना है, ठीक है। गैस्ट्रिन एक हार्मोन है, सिक्रीट कहाँ से होता है, पायलोरिक ग्लैंड से, पायलोरस से। तो यहाँ पर हमने हर पार्ट में देखा कि कौन से ग्लैंड्स मौजूद हैं और क्या सिक्रीट कर रहे हैं, उनके सिक्रीशंस क्या हैं। अब हम बात करेंगे डाइजेशन की कि ये तमाम केमिकल्स किस तरह से डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं डाइजेशन इन स्टमक। अभी जो हमने सिक्रीशंस पढ़ी हैं वो किस तरह से डाइजेशन में हेल्प करेंगी या उनका क्या रोल है डाइजेशन में, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। स्टमक में हम पहले पढ़ चुके हैं स्टमक में कितनी तरह की डाइजेशन होती है। स्टमक में दो तरह की डाइजेशन होती है, केमिकल और मैकेनिकल। केमिकल होती है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स और अदर केमिकल्स, और मैकेनिकल डाइजेशन होती है बाय पैरास्टालसिस, बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स जो कि स्टमक में मौजूद हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन होगी सिक्रीशंस की मदद से, एंजाइम्स की मदद से, या और जो हमने केमिकल्स से बात की उनकी हेल्प से। तो ये जो केमिकल्स हैं ये हर टाइम हमारे स्टमक में रिलीज़ नहीं हो रहे होते। इन सिक्रीशंस को रिलीज़ होने के लिए कोई स्टिमुलस चाहिए, कोई मैसेज चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर वक्त हमारे स्टमक में HCl या पेप्सिनोजन या फिर और केमिकल्स रिलीज़ हो रहे हैं, नहीं, बल्कि ये उस वक्त रिलीज़ होंगे जब हमारी बॉडी को, हमारे स्टमक को स्टिमुलस मिलेगा, मैसेज मिलेगा। अब ये स्टिमुलस क्या हो सकता है। नंबर वन है फूड इंजेशन, कि जब हम फूड इंजेस्ट करते हैं, जब स्टमक में फूड आएगा तो वहाँ से स्टमक को ये मैसेज जाएगा कि अब जो ग्लैंड्स हैं वो अपना फंक्शन करें और सिक्रीशंस प्रोड्यूस करें ताकि जो फूड है अनडाइजेस्टेड फूड उसकी डाइजेशन हो सके, ठीक है। फूड इंजेशन नंबर वन स्टिमुलस है। फूड इंजेशन में भी डिस्टेंशन, जब हम फूड इंजेस्ट करेंगे, स्टमक में फूड आएगा तो स्टमक डिस्टेंड होगा, उस डिस्टेंशन से ये मैसेज जाएगा। तो फूड इंजेशन से क्या होगा, डिस्टेंशन होगी जो कि एज अ स्टिमुलस काम करेगी। नंबर टू, जब हमने फूड इंजेस्ट किया तो हमारे फूड में अनडाइजेस्टेड बायोमोलिक्यूल्स हैं जिसमें से एक बायोमोलिक्यूल है प्रोटीन। तो जब हम फूड इंजेस्ट करेंगे उसमें मौजूद प्रोटीन की वजह से pH इंक्रीज़ हो जाएगा स्टमक का, pH इंक्रीज़ बाय प्रोटीन। जब स्टमक का pH इंक्रीज़ होने लग जाएगा प्रोटीन होने की वजह से, तो यहाँ से भी स्टिमुलस जाएगा कि अब स्टमक का pH इंक्रीज़ हो रहा है तो ऐसे एंजाइम्स रिलीज़ किए जाएं जो कि इन प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करें। क्योंकि स्टमक का एनवायरनमेंट कैसा होता है, नॉर्मली एसिडिक एनवायरनमेंट होता है, और प्रोटीन आने की वजह से क्या हुआ, pH इंक्रीज़ हो गया, एसिडिटी कम हो गई, तो ये एक स्टिमुलस के तौर पे काम करेगा, ठीक है। तो फूड इंजेशन से ये चीज़ें होंगी। नंबर टू, टेस्ट, फूड का टेस्ट या उसकी स्मेल या उसके साइट, ये मैसेज भी कन्वे होगा बाय वेगस नर्व। वेगस नर्व एक नर्व है जिसके बहुत सारे काम हैं हमारी बॉडी में, जिसमें से एक काम क्या है कि ये टेस्ट, स्मेल, साइट के मैसेज को रिसीव करती है और इसको ब्रेन तक लेकर जाती है। फिर ब्रेन से ये मैसेज हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड के पास जाता है कि अब सिक्रीशन प्रोड्यूस करनी है। तो ये पॉइंट समझ आया। हमने दो तरह के स्टिमुलस से बात की, डिस्टेंशन और इंक्रीज pH बाय प्रोटीन जो कि फूड इंजेशन की वजह से हो रहा है। नंबर टू, स्टिमुलस वेगस नर्व कैरी कर रहा है टेस्ट, स्मेल और साइट की फॉर्म में। अब जब ये स्टिमुलस हमारी बॉडी में आया तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज होगा। अभी हमने पढ़ा गैस्ट्रिन हार्मोन, ठीक है। पायलोरिक ग्लैंड से गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज होगा। ये हार्मोन आएगा कहाँ पर, ब्लड में। हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं ब्लड में, ठीक है। तो गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज़ होगा कहाँ पर, ब्लड में आ जाएगा। ब्लड के ज़रिए ये जाएगा हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के पास, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और इनको स्टिमुलेट करेगा सिक्रीशंस प्रोड्यूस करने के लिए। गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड की जो कलेक्टिव सिक्रीशन होती है इसे हम कहते हैं गैस्ट्रिक जूस।
ये कलेक्टिव सिक्रीशन है गैस्ट्रिक जूस। अब गैस्ट्रिक जूस में कौन सी चीज़ें मौजूद होंगी इस पर हमने बात की है अभी। नंबर 1 इसमें होगा HCl, जो कि रिलीज़ हो रहा है ऑक्सेंटिक सेल से, ठीक है, प्रेटल सेल से। क्या रिलीज़ हो रहा है? HCl। HCl का काम क्या है? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि एसिड है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये क्या करेगा? ये हमारे फूड में जो बैक्टीरिया है उनको किल करेगा। तो किल बैक्टीरिया, ये इसका नंबर 1 फंक्शन हो गया। नंबर 2 ये करता है फूड को सॉफ्ट बनाता है, ठीक है। एसिड से जब फूड रिएक्ट करेगा तो वो सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है, तो फूड को ये सॉफ्ट बनाएगा। नंबर 2 अभी हमने पढ़ा, क्या करेगा? ये पेप्सिनोजेन को एक्टिवेट करेगा, पेप्सिनोजेन को कन्वर्ट कर देगा पेप्सिन में, ठीक है। तो इसका एक और रोल क्या है? ये पेप्सिनोजेन की एक्टिवेशन करवाता है। तो गैस्ट्रिक जूस में नंबर 1 मौजूद था HCl। नंबर 2 इसमें क्या था? पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन हमने पढ़ा कन्वर्ट होगा किस में? पेप्सिन में। पेप्सिन एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। क्या है? प्रोटियोलाइटिक, मतलब ये प्रोटीन को लाइसिस करेगा, प्रोटीन की लाइसिस करेगा, प्रोटीन को ब्रेक करेगा। तो पेप्सिन एंजाइम किस पर काम करेगा? ये काम करेगा प्रोटीन्स पर। स्टमक में प्रोटीन्स की डाइजेशन होगी। जो लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रोटीन थे, लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स ये कन्वर्ट हो जाएंगे सिंपल प्रोटीन्स में, पेप्टोन्स में। इसके अलावा गैस्ट्रिक जूस में क्या होगा? म्यूकस पे जो सिक्रीट हो रहा है ना, म्यूकस। अब म्यूकस के रोल को अच्छे से समझ लो, ठीक है। नंबर 3 इसमें क्या रिलीज़ हो रहा है? म्यूकस। म्यूकस का काम ये है कि ये स्टमक की वॉल्स को प्रोटेक्ट करता है। कैसे प्रोटेक्ट करता है? देखो, म्यूकस, ये स्टमक की वॉल्स हैं, यहाँ पर म्यूकस सिक्रीट हो रहा है। म्यूकस में बाइकार्बोनेट्स आयन होते हैं। क्या होते हैं? बाइकार्ब्स होते हैं, बाइकार्बोनेट आयंस। ये बाइकार्बोनेट आयंस क्या हैं? इनका pH हाई होता है, ठीक है, ये बेसिक इन नेचर है। अब स्टमक में जो म्यूकस रिलीज़ हो रहा है ना, ये इस तरह से लेयर बना लेता है स्टमक की वॉल्स पर, और इसमें क्या है? इसमें है बाइकार्ब्स। बाइकार्ब्स का pH होता है ज़्यादा, और यहाँ स्टमक की ल्यूमेन में क्या सिक्रीट हो रहा है? HCl एसिड। इसका pH 1.5 to 2.5 होता है, इतना एसिडिक होता है। तो ये बाइकार्ब्स क्या करते हैं? इस HCl को न्यूट्रलाइज करते हैं। यहाँ पर जो म्यूकस की लेयर है ना, यहाँ पर बाइकार्बोनेट आयन क्या कर रहे हैं? जो HCl है इसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, और इसको न्यूट्रलाइज करके म्यूकस का pH क्या बन जाता है? 7 बन जाता है, ठीक है, 7। क्योंकि यहाँ पर जो बाइकार्ब्स थे जिनका pH ज़्यादा था, उन्होंने HCl के लो pH को न्यूट्रलाइज कर दिया, जिसकी वजह से जो म्यूकस की लेयर है इसका pH हो चुका है 7, जो कि एक न्यूट्रल pH है। इस तरह से म्यूकस की लेयर स्टमक की वॉल्स को HCl से प्रोटेक्ट करती है और प्रोटियोलाइटिक एंजाइम से प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि एसिड है ना, एसिड तो स्टमक की वॉल्स को भी डिसॉल्व कर सकता है। और पेप्सिन एंजाइम क्या है? प्रोटियोलाइटिक है। स्टमक की वॉल्स किसकी बनी हुई है? मसल्स की। मसल्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स। तो पेप्सिन स्टमक के प्रोटीन्स को भी डिसॉल्व कर सकता है, ठीक है। HCl भी स्टमक की वॉल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं, और पेप्सिन भी, क्योंकि प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, ये भी स्टमक की वॉल्स को डाइजेस्ट कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकता है। तो स्टमक की वॉल्स कैसे प्रोटेक्टेड हैं इन दोनों के अगेंस्ट? इनको प्रोटेक्ट किया हुआ है म्यूकस ने, म्यूकस की सिक्रीशन ने। म्यूकस की सिक्रीशन में बाइकार्बोनेट आयंस हैं जो कि बेसिक pH रखते हैं। ये बेसिक pH क्या करता है? स्टमक की एसिडिटी को, स्टमक के एसिडिक pH को न्यूट्रलाइज करता है, जिसकी वजह से म्यूकस की लेयर का pH बन जाता है 7, जो कि एक न्यूट्रल pH है, और ये pH स्टमक वॉल्स को हार्म नहीं कर सकता। तो इस तरह से म्यूकोसा लेयर हेल्प करती है स्टमक वॉल्स को प्रोटेक्ट करने में। एक और पॉइंट यहाँ पर समझो कि जो इन्फेंट्स होते हैं, जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं, उनका मेजर फूड क्या होता है? वो क्या ले रहे होते हैं? मिल्क ले रहे होते हैं, ठीक है। मिल्क में एक प्रोटीन होता है कैसेनोजिन। ये कैसेनोजिन पेप्सिन से डाइजेस्ट नहीं हो सकता, ठीक है। इस कैसेनोजिन पर पेप्सिन एंजाइम काम नहीं कर सकता।
जिसके लिए इन्फेंट्स के स्टमक में एक और एंजाइम रिलीज होता है जिसे हम कहते हैं रेनिन। रेनिन या फिर काइमोसिन, ठीक है, रेनिन या फिर काइमोसिन। ये रेनिन क्या करता है, ये रेनिन कैसिनोजिन प्रोटीन को, जो कि सॉल्युबल मिल्क प्रोटीन है, इसको कन्वर्ट कर देता है कैसीन में। ये कैसिन इनसॉल्युबल मिल्क प्रोटीन है। अब इस कैसिन पर पेप्सिन काम कर सकता है, ठीक है। अब ये कैसीन प्रोटीन पेप्सिन एंजाइम से डाइजेस्ट होगा। तो ये एक पॉइंट था यहाँ पर। केमिकल डाइजेशन यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट हम बात करें मैकेनिकल डाइजेशन पर। मैकेनिकल डाइजेशन कैसे होती है स्टमक में? हमने बात की है कि स्टमक के वॉल्स मसल्स के बने हुए हैं, स्मूथ मसल के। इसकी 3 लेयर्स होती हैं। जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है वहाँ पर ऑब्लिक मसल्स होते हैं। ऑब्लिक मसल्स मिडिल लेयर में सर्कुलर मसल्स होते हैं और आउटर लेयर में लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं। ये मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से पेरिस्टाल्सिस होती है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी स्टमक में होती है। पेरिस्टाल्टिक कैसी मूवमेंट है? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, ठीक है, ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो इसी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से फोर्स जनरेट होती है, जिसकी हेल्प से लार्ज फूड स्मॉल पार्ट्स में कन्वर्ट होता है। तो इस तरह से स्टमक में मैकेनिकल डाइजेशन होती है। जब लार्ज फूड स्मॉल पार्ट्स में कन्वर्ट हो गया तो अब क्या हुआ? अब फूड का सरफेस एरिया ज़्यादा हो गया। तो अब इन स्मॉल पार्ट्स पर जो गैस्ट्रिक एंजाइम्स हैं वो अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। तो इसीलिए स्टमक में मैकेनिकल डाइजेशन भी ज़रूरी है। एक पॉइंट हमारे यहाँ पर रह गया है इंट्रिंसिक फैक्टर के बारे में। हमने पैराइटल सेल में बात की कि वहाँ से एचसीएल रिलीज़ हो रहा है और पैराइटल सेल से इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज़ हो रहे हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। इनका काम क्या है? ये विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन करवाते हैं। विटामिन B12 इंट्रिंसिक फैक्टर से कंबाइन होता है। फॉर एग्जांपल ये इंट्रिंसिक फैक्टर है, इससे विटामिन B12 कंबाइन होगा। अब इसकी डाइजेशन हो सकती है, अब इसकी एब्जॉर्प्शन हो सकती है, अब ये एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। तो अगर इंट्रिंसिक फैक्टर ना हो तो विटामिन B12 हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। और विटामिन B12 ज़रूरी है RBCs की मैच्योरेशन में, ठीक है। विटामिन B12 का RBCs प्रोडक्शन में रोल है। अगर विटामिन B12 नहीं होगा तो RBCs नहीं बन सकते, सही तरह से नहीं बन सकते। और जब RBCs नहीं होंगे हमारी बॉडी में, रेड ब्लड सेल्स नहीं होंगे, तो हमारी बॉडी में एनीमिया हो जाएगा। डिक्रीज कैपेसिटी ऑफ रेड ब्लड सेल्स टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, क्योंकि RBC सही तरह से नहीं बन रहे तो ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट सही तरह से नहीं कर सकते। इस कंडीशन को हम कहते हैं एनीमिया। तो इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज़ होता है पैराइटल सेल से। इसका रोल है विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन में। इसके साथ विटामिन B12 कंबाइन होता है और हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है। अगर इंट्रिंसिक फैक्टर ना हो तो विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, और अगर विटामिन B12 ना हो तो RBCs सही तरह से फॉर्म नहीं होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? एनीमिया होगा। इस तरह से जो एनीमिया होता है इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी की वजह से, इसे हम कहते हैं पर्नीशियस एनीमिया, ठीक है। तो ये रोल है इंट्रिंसिक फैक्टर का हमारी बॉडी में। नाउ डाइजेशन इन स्टमक हमारा कंप्लीट हो चुका है। स्टमक का डाइजेशन के अलावा कुछ एब्सॉर्प्टिव रोल भी है, ठीक है। डाइजेशन तो इसका काम है ही, इसके अलावा कुछ इसका फंक्शन एब्जॉर्प्शन का भी है। यहाँ पर कुछ चीज़ों की एब्जॉर्प्शन होती है, जैसे कि वाटर, कुछ अमाइनो एसिड्स, सिंपल शुगर्स जैसे कि ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज, और कुछ फैट मॉलिक्यूल्स भी यहाँ पे एब्जॉर्ब हो सकते हैं। यहाँ पर हमारा स्टमक का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन पर।